ब्रेक के बाद खुशआमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और ऑपोजिशन के सीनियर मरकजी रहनुमा इसरार अहमद अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अब्बासी साहब आपको खुशआमदीद कहेंगे शो में। इसरार अब्बासी साहब क्या आप सुन सकते हैं? इसरार अब्बासी से हमारा राब्ता गालबन मुनक़ता हो गया है। अगर आपने कोई म्यूट किया हुआ है तो प्लीज जरा इसको ऑन कीजिएगा। अब्बासी साहब सुन सकते हैं आप? अब्बासी साहब से जैसे मेरा राब्ता बहाल होता है आप उनको ज्वाइन करते हैं। ज़ीशान साहब, लास्ट में एक मेरा आखिरी आपसे सवाल रह गया था। मुझे ये बताइएगा, चूंकि अब बजट तो आ गया, नेक्स्ट ईयर फिर बजट हमने लाना है, फिर हमने मिड में एक और बजट हम लेकर आ जाते हैं। ये जो आपने हमारी नेबर कंट्री की मिसाल दी, आप लोगों के तवस्सुस से अगर पाकिस्तान में बिलियन ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट होती है तो सर फिर तमगे भी तो हम आप ही को देते हैं ना। तो इस तरह का कोई प्रपोजल इस वक्त दें, पूरी कौम इस वक्त लाइव आपको सुन रही है। देखिए सर, इसमें मैं इसमें बहुत शुक्रगुजार हूं SIFC का। ठीक है, क्योंकि लास्ट गवर्नमेंट और SIFC मिलके बहुत सारे फॉरेनर्स को इंगेज किया हुआ है। आपको इस वक्त पता है कि पाकिस्तान में 47 चाइनीज नई कंपनी है जिन्होंने अभी लाइसेंसेस लिए हैं नए बिजनेसेस के। मैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स के साइड पे हूं, तो मैं इस साइड की बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे मुल्क में डॉलर स्टेबलिश रहे, सिक्योरिटी के मामला सही रहे, तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेनर रेडी बैठे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है। जब हम प्राइम मिनिस्टर के साथ 2 वीक पहले हम चाइना गए थे तो वहां एक एग्जाम्पल कोट की सर्विस टायर की। आपको पता है पाकिस्तान से सर्विस टायर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसने IPO किया, उसने 3 साल में उतने पैसे कमाए जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में 10 साल में लोग पैसे नहीं कमाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सिक्योरिटी, डॉलर, आवाज मेरी आ रही है आपको? जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ीशान मियानूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। इसरार अब्बासी साहब आ चुके हैं आप लाइन पे। हेलो इसरार अब्बासी, क्या आप सुन सकते हैं? अब्बासी साहब, क्या आपको आवाज आ रही है? इसरार अब्बासी, क्या आप सुन सकते हैं? अब्बासी साहब, आवाज आ रही है? अब तो कनेक्ट कैसे करेंगे? अब्बासी साहब, क्या आप सुन सकते हैं? जी अब्बासी साहब, मैं सवाल कर सकता हूं आपसे? आपको मेरी आवाज आ रही है? मुमकिन है अब्बासी साहब से राब्ता। आसिफ समसम साहब, क्या आप मौजूद हैं? आसिफ समसम साहब, क्या आप लाइन पर हैं? गालबन आसिफ समसम साहब का राब्ता मुनक़ता हो गया है। अब्बासी साहब से अगर प्रोड्यूसर साहब राब्ता बहाल हो जाए तो हम उनसे भी जान लें कि ऑपोजिशन इसको कैसे देखती है। और हुकूमती शख्सियत से सेनेटर ज्ञानचंद साहब और मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी से मोहम्मद पनाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे मैं पूछ लेते हैं कि मौजूदा बजट को आप किस तरह देखते हैं। फिर 28वीं तरमीम की जो तलवार है वो भी हुकूमत के सर पर है। खुशामदीद कहेंगे जी मरकजी रहनुमा मोहम्मद पनाह साहब, मेरी पहचान पाकिस्तान पार्टी इस्लामाबाद साहब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सर खुशामदीद कहेंगे पनाह साहब शो में। सर थैंक यू वेरी मच। पन्ना साहब, बजट अवाम दोस्त अवाम दुश्मन, या कि वो हमारे यहाँ एक पाकिस्तानी ट्रम है कि ये अवाम को मारने के लिए, अवाम को मजीद धसने के लिए बजट दिया गया है। आम आदमी की परचेज पावर को बढ़ाने के लिए क्या किया जा रहा है? देखो सर, बजट अभी तो पेश ही हुआ है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। एक नंबर, मैं आपको एक बता दूं, हमारी अपनी राय के मुताबिक एक काम करने सब कुछ सही हो जाएगा। बिजली के जितने रेट है ना जी वो थोड़े काफी कम करेंगे। उससे कैपेसिटी चार्जेस जो है ना पावर प्लांट से वो विड्रॉ करेंगे। ठीक है, गिव एंड टेक से, नंबर 1। नंबर 2, ऑयल का जो इश्यू है ना इसको सेटल करेंगे। इतनी तो महंगाई, अब देखो जो वादा को पेमेंट करनी पड़ रही है प्राइवेट पावर IPPs को, कैपेसिटी के हिसाब से वो बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। हमें डिफेंस को मजबूत करना चाहिए। ठीक है, जैसा कि डिफेंस मजबूत होगा, हाँ। साथ में मुल्क चलाने के लिए इनको थोड़ा कैपेसिटी चार्जेस जो है IPPs को देना बंद कर दे, क्योंकि उसकी लाइफ भी पूरी हो गई है। और तीसरा जो मेन इशू है हमारा, एग्रीकल्चर को थोड़ा मजबूत कर दे। ठीक है, हमारा अच्छा जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का, ठीक है। अच्छा पन्ना साहब, कथा कलामी के लिए माजरत, सॉरी फॉर इंटरप्ट, आप जरा लाइन पे रहना। इसरार अब्बासी साहब अगर PTI से आ गए तो मैं जरा उनको भी खुशामदीद कर दूं। और सेनेटर ज्ञानचंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, वो भी आ गए, मैं उनको भी खुशामदीद करूं। सेनेटर साहब खुशामदीद कहेंगे शो में। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। प्रोड्यूसर साहब, अब्बासी साहब आ गए लाइन पर?
जी इसरार जी, अब्बाई साहब मुझे आवाज आ रही सर जी अब्बाई साहब, अब मैं अब्बाई साहब चूंकि तीनों पॉलिटिशियन हजरात आ गए तो जरा सुनवाएं जी। प्रोड्यूसर साहब, आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट पाकिस्तान इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, आसिफ अली जरदारी से कुछ साल पहले कुछ सवालात हुए थे, मेरे इन मोअज़्ज़िज़ीन को और पाकिस्तान को सुनवाएं तो मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं। सुनवाएं क्या कह रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब। लेकिन मैं फिर उस जमाने में जा रहा हूं इसलिए कि कुछ चीजों का मैं भी ऐनी शाहिद हूं। आपसे इस्तीफा मांगते थे एक साहब, नाम नहीं लेता उनका, तो उन्हीं के जो बाद जो लोग आए हैं उन ओहदों पे, वो अब इमरान खान की भी चाहते हैं कि सियासत खत्म कर दी जाए। तो दुश्मन आपका एक नहीं है, मुश्तरका नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मुझसे इस्तीफा इसलिए मांगते थे कि मैंने 18th अमेंडमेंट की, मैंने केपी की पहचान दी, शनाख्त दी, बलोचों के हकूक दिए, और मैं साउथ की बात कर रहा था, साउथ पंजाब का सूबा। तो वो आके कह रहे थे कि आप सेनेट में भी ना भेजें। मैंने कहा इतनी तो मैं नहीं आपकी सुन सकता ना, मैं सेनेट में भेजूंगा ताकि तारीख में लिखा जाए। फिर मुझे, आपको पता है, मुझे पता है कि मेरे पास नंबर्स नहीं है इन दी असेंबली कि दफा आप तो यही कर सकते हैं ना। मैंने कहा और क्या, मैं तो यही कर सकता, मगर मुझे तारीख में जिंदा रहना है भाई। अब उसको तारीख का पता नहीं तो मैं क्या करूं। जी, आपने सुना कि जरदारी साहब ने कहा कि मैं आपकी बात नहीं मान सकता। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, चूंकि आप पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, पहले मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं दूसरे मेहमानों के पास जाता हूं। जरदारी साहब कह रहे थे 18वीं तरमीम, और फिर जब मैं जनूबी पंजाब लाया, मैं दीगर चीजें लाया तो पसंद नहीं था। मीर साहब ने कहा कि आपका और इमरान का दुश्मन एक नहीं है, कहा नहीं। क्या कहेंगे फिर नाउ अ डेज पीपल्स पार्टी क्यों कॉम्प्रोमाइज हो रही है? मौलाना साहब नाराज हो रहे हैं कि पीपल्स पार्टी कोई समझौता करने जा रही है, आईने पाकिस्तान को हमने असल शक्ल में बहाल करना है। 28वीं तरमीम की वजह से आप लोग प्रेशर में हैं। फिर इस बजट में भी बिलावल साहब काफी नाराज दिखाई दिए, मोहसिन नकवी बड़ी मुश्किल से मना के ले आए, क्या कहेंगे? देखें, आपके ही जो बयानिया है, आपने जो भी बातें की, उसमें भी वाज़ा है कि हम मफाहमत तो कर सकते हैं लेकिन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। हम अपने उसूलों वाले बंदे हैं। जरदारी साहब ने कहा कि हमने 18वीं तरमीम लाई, हमने NFC अवार्ड लाया, हमने खैबर पख्तूनख्वा को एक पहचान दी, हमने बलूचिस्तान में हुकूक बलूचिस्तान का पैकेज दिया, और फिर जरदारी साहब ने एज ए प्रेसिडेंट माफी भी मांगी कि जो भी उनके साथ ज्यादतियां हुई है, जो भी ऑपरेशन हुए। तो जरदारी साहब ने तो एक पते की बात कर दी। अब भी आप कुछ भी कहें, आप कोई भी बयानिया बनाएं, आपकी मर्जी है। 18वीं तरमीम पे जो सूबों को हुकूक देती है, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनको सूबों की तरफ मुंतकल करती है, इस पे पीपल्स पार्टी कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगी। पीपल्स पार्टी कंप्रोमाइज नहीं करेगी। इसका मकसद है कि ना बिलावल करेंगे ना प्रेसिडेंट जरदारी। अच्छा, मैं यही रोकूं। आपने कहा पीपल्स पार्टी नहीं करेगी, आप यही रुकिएगा। इसरार अब्बाई साहब, पीपल्स पार्टी प्रेशर में नहीं है, वो उसूलों की सियासत करते हैं, ये कहना है सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से लेके सेनेटर ज्ञानचंद साहब ने। पीपल्स पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। और इस बजट को पीटीआई कैसे देखती है? वो बैनर आप लोगों ने हाथ में उठाए हुए थे, और फिर वो महमूद खान अचकजई साहब की तकरीर भी गालबन आपने सुनी होगी। क्या ही कहने मौसूफ के, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया साजिद भाई। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहूंगा क्योंकि मैं एक फैमिली की तकरीर में मौजूद हूँ और आपके हुक्म की वजह से मैं इसमें आ गया प्रोग्राम में। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि आसिफ जरदारी साहब ने तो इससे पहले भी बहुत कुछ कहा। आसिफ जरदारी साहब की एक रिकॉर्ड को स्पीच मौजूद है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर मैं मियां नवाज शरीफ के साथ इतिहाद करूं तो खुदा भी माफ नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इतिहाद किया, सारा कुछ किया। तो
अब्बासी साहब अगर जगह तब्दील करें जी जी अब नहीं अच्छा और जिस लिए लेकिन जरदारी साहब की जो पीपुल्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी ठीक है मेरी आवाज आ रही जी जी आ रही है है? जी जी आ रही है जी तो मेरी मेरी सबसे ये है कि पीपल्स पार्टी अपने सारे क्योंकि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी जिस तरीके से इस वक्त बिल्कुल और खास तौर पे उनको जिस तरीके से गिलगित के अंदर फॉर्म 47 दिया गया तो वो मुस्लिम लीग नून को ताना देने के काबिल भी नहीं है कि दिया फॉर्म 47 पे, क्योंकि गिलगित में उन्होंने भी फॉर्म 47 ले लिया। इसी तरह कराची में कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट पांचवें नंबर पे थे नेशनल असेंबली पे और उनको उठा के एमएनए बना दिया गया। 2 सीटों का तो मैं आपको अभी रेफरेंस दे देता हूँ, मुझे अख्तियार बेग साहब की और असद आलम नियाजी साहब, ये 5वें नंबर पे थे कैंडिडेट और इनको तो जब आप इस चीज के फेवर लेते हैं तो यू हैव टू सपोर्ट नहीं तो इसरार अब्बासी साहब कथा कलामी के लिए माजरत, ये इस्टेब्लिशमेंट भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं, फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी हमारी हैं, आईने पाकिस्तान भी हमारा है, हमने मिलके चलना है। बिलावल साहब ने आज कहा है हम एक भाई हैं, सूबे सारे ब्रदर हैं, हमने सिर्फ अपने तहफुजात रखने हैं। लेकिन आपकी सियासत ने भी तो मुल्क को नुकसान पहुंचाया ना, जिसकी वजह से बानी अब जेल में है। फिर वो महमूद अचकज़ई साहब की भी स्पीच आपने सुनी होगी। आप लोग क्या सियासत कर रहे हैं अब्बासी साहब? देखिए साजिद भाई, मैं आपको सिर्फ इतना कह दूं कि मुल्क और इदारे शुरू से हमारे, ये सिर्फ अंसारी इमरान खान मुल्क और इदारे आपको नहीं हुए, इदारे शुरू से हमारे साथ थे। तो सरकारी साहब ने ये कहा कि आप कुछ वक्त के लिए आते हो ना, आप हमेशा के लिए रहते। ठीक है, तो ये उस वक्त इदारे हमारे थे ना, उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट हमारी थी। तो आज जब इमरान खान में आप इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि आपको पब्लिक का मैंडेट खत्म हो गया और आपको फॉर्म 47 की बैसाखी दे दी गई, तो आज आपको इदारे भी अच्छे लगने लगते हैं। चले फिर आपको जो महमूद गेट था वो भी आपको भूल गया, फिर आपको नवाज शरीफ की सारी चीजें भी बुरी जो इंडिया के साथ। चले इसरार अब्बासी कथा कलाम, आप लाइन पे रहे ना। अब चूंकि आपकी बातें दोनों मेहमानों ने सुनी, जरा उनका जवाब भी सुने। आपको वो कहते हैं ना कलेजे में ठंड हो जाएगी। पन्ना साहब, इसरार अब्बासी को आपने सुना, क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत और फिर वो अचकज़ई साहब की स्पीच और पीटीआई का वो जो बयानिया है, क्या मुल्क मुतहामिल है? आज एपीसी की जरूरत है, अफाम और तफहीम के साथ बैठ के मुल्क को मजबूत करना है, दिफा को मजबूत करना है, हमने छोटी मोटी नाराजगियों को पसे पर्दा करना है। एक तो मैं पहले भी इंटरव्यू में कहा था, अचकज़ई साहब जो हैं, आवाज आ रही है सर? जी 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 जी। अचकज़ई साहब हमेशा डिस्प्यूट की शख्सियत जो है वो हमेशा डिस्प्यूट। अभी जो इमरान खान साहब ने चुन के इसको रखा, जो उसने स्पीच किए वहां बॉर्डर पे जाके अफगानिस्तान में, पश्तो में भी और उर्दू में भी, और उसको पासान किया है नवाब साहब ने, रैसानी साहब ने, असेंबली में, और खास करके स्पीकर साहब ने जो लफ्ज बोले हैं, जस्ट रूलिंग दे दी है उसने कि जी ये मैंने नहीं सुना। मैं मोहतरम जनाब सरदार सादिक साहब से एज ए स्पीकर रिक्वेस्ट भी करता हूँ, डिमांड भी करता हूँ। ठीक है, उसकी वीडियो पश्तो में भी मंगाए, उर्दू में भी मंगाए और एमएनए को अच्छे तरीके से सुनाए। ओके, फिर मुल्क के खिलाफ है, अच्छा, जब पाकिस्तान या पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है तो ट्रायल किया जाए। ठीक है, इस साल भी कोर्ट सस्पेंड किया। क्यों भाई? हमारे पाकिस्तान में जिस वक्त जिस हैसियत से ये शेडो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होता है, इस ओहदे पे बैठ के एक ही बात करना हमें तो बहुत शर्म आती है। और मैं अभी वो बुजुर्ग आदमी है, मैं नहीं बोलता, 78 साल उम्र हो गई, 40 साल से नेशनल असेंबली का मेंबर बन रहा है,
अभी भी ऐसी बातें करता है जो मुल्क के खिलाफ हो जाए। चले, मैं इसी तरह को कहूंगा, ठीक है, मेहरबानी करके इसके अच्छे तरीके से रेफरेंस भी बना के दे दे। ओके, ठीक है। प्रोड्यूसर साहब चले आप प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाए ना। ये पीपल्स पार्टी ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। ज्ञानचंद साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, पहले मैं आपको कुछ सुनवाना चाह रहा हूं। ज्ञानचंद साहब को जरा सुनवाए और पूरी कौम को सुनवाए। मजहर अब्बास साहब क्या कह रहे थे? जी प्रोड्यूसर प्ले कीजिएगा। 22वीं तरमीम एक ऐसा ही शोशा है। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत क्यों कर रही है? वफाकी हुकूमत की हिमायत करते हैं और इसमें क्लैरिटी नहीं लाते तो सहूलतकार तो आप भी हुए। जहां जमहूरियत कमजोर हो रही हो वहां इस तरह के शोशे छोड़े जा सकते हैं। ऑडियो पे ले आना ना। 28वीं तरमीम एक ऐसा ही शोशा है। मुदस्सिर, और याद रखें कि आपने 26वीं तरमीम पास की, आपने 27वीं तरमीम पास की, तो आपने जमहूरियत को मजबूत नहीं कमजोर किया। और अगर कल 28वीं तरमीम जिस तरह की खबरें आ रही हैं पास की गई, तो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से जवाब तलब करने का हक रखते हैं। अब उसका हिस्सा कैसे बन सकते हैं जो सूबाई खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज कर रहा हो? सबसे ज्यादा टुकड़े करने की कोशिश की गई तो पीपल्स पार्टी को की गई। जी ज्ञानचंद साहब, आपने सुना कि सिंध की आवाम आपसे जवाब तलब करेगी और फिर आप वफाकी हुकूमत के साथ बैठे हैं। वहां आप 28वीं तरमीम पे सेमिनार ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, लोग आके आपको पूछ रहे हो। फिर आपके सिंध के सदर निसार खोर कह रहे हैं कि अगर कराची को वफाक की तरफ ले गए तो ये कॉन्स्टिट्यूशन पर हमले के मुतरादिफ है। क्या कहेंगे? देखें, मैं तो कहता हूं कि किसी को कोई वहम गुमान है तो अपनी जगह पे, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा डेमोक्रेसी के साथ खड़ी है। इसी सेमिनार में मजहर अब्बास ने ही कहा है कि जितनी कुर्बानियां पीपल्स पार्टी ने दी हैं, जितने फटके खाए हैं, जितनी फांसियां पीपल्स पार्टी के कारकुनों को, हमारी लीडरशिप को नहीं मिली है, हाँ। फिर भी हम डेमोक्रेसी के साथ खड़े हैं। हाँ। तो पीपल्स पार्टी प्रो पीपल पार्टी है और ये 18वीं तरमीम भी हमारी है, ये 26वीं तरमीम भी हमारी है, 27वीं तरमीम भी हमारी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी पीपल्स पार्टी का है। तो इस पे तो कोई पीपल्स पार्टी से कोई क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए। नहीं तो निसार खोड़ो साहब क्यों कह रहे हैं, किसके लिए ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहे हैं? इसका मतलब ये कहीं धुआं उठ रहा है, कहीं से कोई परेशानी है ना ज्ञानचंद साहब? देखें, जो डेमोक्रेटिकली जो हमारे जमहूरियत दुश्मन लोग हैं, जो आमियत पसंद लोग हैं, जो चाहते हैं कि लोगों की बात ना हो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ थोड़ा बहुत जो कदम उठाया गया है उसको भी रोल बैक किया जाओ, वो लोग इस किस्म की बातें कर रही हैं, उसके खदशात हैं, वो साजिशें हो रही हैं, साजिशों को हम आया कर रहे हैं, हमको लोगों के सामने ला रहे हैं। नहीं, साजिशें नहीं होंगी ना ज्ञानचंद साहब, साजिशें बंद हो जाएगी जब आप आम आदमी को एम्पावर करेंगे, जब आप 18वीं तरमीम में जो सीएम का पास जो सूबे का बजट है, जब वो यूसी पे जाके खर्च होगा तो फिर साजिशें नहीं होंगी। देखिए, आज भी एक प्रोविंशियल इश्यूज है, उस पर प्रोविंस में बैठकर बात की जा सकती है, जो वफाकी इश्यूज है उस पर वफाक पे बात की जा सकती है। इधर तो हमारे ये तोते तो बोलते हैं कि भाई सिंध को वफाक की हालत ये है कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर रहा है, वो टैक्स नेट नहीं बढ़ा सकता है, वो डेवलपमेंट के सेक्टर में। ठीक है। इसरार आ गया ज्ञानचंद साहब का मौकिफ। पन्ना साहब, आपने सुना कि ज्ञानचंद साहब ने बताया कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं है, हम परेशान नहीं है। पन्ना साहब, तो फिर मामला किस तरफ जाते हुए आप देख रहे हैं? फिर मैं आता हूं सर के पास। थोड़ा अर्ज करता जाऊं। जी 18 अमेंडमेंट में देखो, आइन में 27 तरमीम तो हो चुके हैं ना, भुट्टो साहब के दौर आइन हाई तरमीम से क्या फर्क था? कुछ नहीं। दूसरा मैं आपको जो मेन अर्ज कर रहा हूँ, डिफेंस को जो बजट 3 साल का आज एग्रीमेंट हुआ है, जिसका जिक्र मोहतरम जनाब बिलाल साहब ने भी किया है, डिफेंस का पोर्शन तो तकरीबन कंप्लीट होता है फॉर 3 ईयर। चाहे बजट पूरा हो जाए
डेवलपमेंट का प्रोग्राम प्रोविंशियल कम करें, बजट डिफेंस को देंगे। नंबर 1 ये तो आपका इशू है। दूसरा नंबर है लॉ एंड ऑर्डर। उसके लिए भी एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, तमाम फोर्सेस जो इस वक्त पाकिस्तान के 17 लाख फोर्सेस है, जिसमें पुलिस है, रेंजर है, ये भी चीफ डिफेंस उसके अंदर होनी चाहिए। वो भी डिमांड थी और होगी भी सही, क्योंकि हमारा डिफेंस तभी कुछ होगा मजबूत। 17 लाख फोर्स हमारा होगा, जिसका प्रेजेंट चीफ डिफेंस फोर्स हाफिज साहब है, वो उसका हेड होना चाहिए। मैं ये जरूर कहूंगा, ठीक है, ताकि हमारा डिफेंस मजबूत रहे। ओके, डिफेंस मजबूत होगा तो सब सूबे भी मजबूत हो जाए। क्या बात है, ये बहुत खूबसूरत आपने बात की पन्ना साहब के। डिफेंस मजबूत होगा तो सूबे भी मजबूत होंगे। और बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहे। मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।